प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्लाह खान हूँ। इस प्रोग्राम में हम उन पाकिस्तानियों के बारे में बात करते हैं, उन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में कि जिनके पाकिस्तान में कुछ मसाइल हैं। हम उनके मसाइल को हल करने के लिए आवाज़ उठाने की कोशिश करते हैं और उनकी आवाज़ को हुक्मरानों तक पहुँचाते हैं। इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म पर मुख्तलिफ़ तरह के इशूज़ हम तक पहुँचते हैं और उसमें से ज़्यादातर इशूज़ जो हैं वो प्रॉपर्टी पर कब्ज़े से मुतालिक होते हैं। अब आज का जो प्रोग्राम है हमने इस तरह से तरतीब दिया है, हम ये जान पाएँ, एनालिसिस कर पाएँ कि नई हुकूमत के आने के बाद और जुल्फ़े बुखारी साहब की कोशिशों के बाद क्या उन मसाइल के हल में कुछ कमी वाक़ई हुई है या वो मसाइल जूं के तूं हैं। और दूसरी बात यह है कि इस प्रोग्राम में जितने लोग हम तक आते हैं अपने प्रॉब्लम्स को लेकर, उनकी प्रॉब्लम्स पाकिस्तान में सरमायाकारी के हवाले से हैं। अब पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए हुकूमत उकसाती है, इनवाइट करती है कि आप पाकिस्तान में पैसा लेकर आएँ, पाकिस्तान में सरमायाकारी करें, तो क्या उनको तहफ़्फ़ुज़ात हासिल है, उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है या नहीं, और क्या उनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर हुए हैं या नहीं। इन तमाम चीज़ों पर हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ बैरिस्टर अमजद साहब मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स OPF। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अमजद मलिक साहब प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। एक बार फिर आपने अपना वक्त निकाला और हमें वक्त दिया। रिजवान सुलेरिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन इंटरनेशनल बिजनेस एंड प्रोफेशनल कॉर्पोरेशन। रिजवान साहब बहुत शुक्रिया। और गुलाम हुसैन अमान हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ हैं UK के। गुलाम हुसैन साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मैं रिजवान साहब आपसे शुरू करना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी तंजीम हौसला अफजाई करती है कि पाकिस्तान में आप सरमायाकारी करें, लेकिन पाकिस्तान में सरमायाकारी करते हुए, यहाँ पर ज़मीन ख़रीदते हुए लैंड माफिया और कब्ज़ा माफिया जो हैं उनसे लोग घबराते भी हैं, क्योंकि बहुत सारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी उनकी ज़मीनों पर कब्ज़े भी हुए हैं। तो आप उनके ये जो खौफ का बैरियर है उसको तोड़ने के लिए क्या किरदार अदा कर रहे हैं आप और आपकी तंजीम? ऑब्वियसली हम इस पे बात भी कर रहे हैं और यस्टरडे हम हाई कमिश्नर से भी मिले इसके ऊपर और हमने बात की उनके साथ। देखिए ये बड़ा जेन्युइन मसला है ओवरसीज पाकिस्तानियों का। वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट भी करना चाहते हैं, पाकिस्तान से अपना माल भी खरीदना चाहते हैं, लेकिन जब वो कंटेनर यहाँ पे खुलता है तो उसमें से कुछ और ही निकलता है। इसी तरह जब प्लॉट लेने की बारी, जैसे ग्वादर में बहुत सारे प्लॉट सेल किए गए यहाँ पे, तो आप अल्टीमेटली देखें तो ग्वादर में भी कुछ बना नहीं है और इधर उन्होंने उनको सुहाने ख्वाब दिखाए। इसके ऊपर ना मैं समझता हूँ कि प्रॉपर एक लेजिस्लेशन की जरूरत है। गवर्नमेंट की विल होनी चाहिए। मतलब नजर तो आ रहा है कि वो कुछ करना चाहते हैं, लेकिन बज़ाहिर जो है हमें कुछ नजर नहीं आ रहा कि उन्होंने कोई कानून साजी की हो, कोई इस किस्म की कोई चीज सामने लेके आए हो। तो हम ये समझते हैं कि हमारा एक वफद भी जो है आने वाले दिनों में पाकिस्तान का विजिट करना चाह रहा है, जिसपे हम यही बात जो है वो मुख्तलिफ फोरम पे उठाएंगे, मुख्तलिफ चैम्बर्स के साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन ओवरऑल जो मैं समझता हूँ वो ये है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो रोड मैप तश्कील दे, जिस तरह के उन्होंने सनत का दर्जा दिया इसको, इंडस्ट्री को जो है तो ओवरसीज पाकिस्तानी ऑब्वियसली इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसमें कोई शुबा ही नहीं है, लेकिन उनको उनकी इन्वेस्टमेंट महफूज चाहिए। जिस तरह की पूरी दुनिया में ये इसी तरह से होता है कि लोग जो है वो गवर्नमेंट जो है श्योरिटीज देती है, तो जिस तरह दुबई में है कि आपको श्योरिटी दी गई कि आपकी इन्वेस्टमेंट जो महफूज है, इसी तरह पाकिस्तान में भी जरूर होनी चाहिए। अब प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर कोई किसी किस्म का जो है ओवरसीज मिनिस्टर तो मौजूद है, लेकिन अभी ओवरसीज मिनिस्टर यहाँ पे तशरीफ लाए, लेकिन उन्होंने मुलाकात ही नहीं की किसी के साथ। तो ऑब्वियसली जब वो मिलेंगे नहीं, किसी से बात नहीं करेंगे, किसी तंजीम से बात नहीं करेंगे, इंडिविजुअल से नहीं मिलेंगे, तो उनके मसाइल का हल वो कैसे करेंगे? तो ऑब्वियसली ये मसाइल अपनी जगह में मौजूद है। अच्छा रिजवान साहब, आपने दो बातें की। आपने कहा कि एक तो लेजिस्लेशन की ज़रूरत है और दूसरा हुकूमत की विल की ज़रूरत है। अब मेरा ख्याल यह है कि लेजिस्लेशन तो बहुत हुई हुई है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है और विल की बहरहाल बहुत ज़रूरत है। जो आपने कहा सबसे ज़्यादा ज़रूरत शायद इसी की है। बैरिस्टर अमजद मलिक साहब शायद इस पर ज़्यादा रोशनी डाल सकेंगे। बैरिस्टर साहब, क्या लेजिस्लेशन की ज़रूरत है या जितने कानून अब तक बने हैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन ही हो जाए तो काफ़ी है? जी बहुत शुक्रिया सर आपका और आपके प्लेटफॉर्म का बहुत शुक्रिया कि आप हमारे 100 लाख ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके बारे में गाए बगाए प्रोग्राम भी करते रहते हैं और उसमें कंटिन्यूटी भी है। आप बार बार अयादा भी करते हैं और अहले इक़्तिदार को ये बावर भी करवाते हैं कि ये मसाइल अभी तक हल नहीं हुए। रिजवान ने बड़े अच्छे पॉइंट उठाए हैं और आपका सवाल जो है वो वैलिड है। लेजिस्लेशन है लेकिन उसकी स्ट्रीम लाइनिंग नहीं है, स्ट्रीम लाइन नहीं है लेजिस्लेशन, वे वाइड है। आपको देखे ना, आपकी शिकायत का सेल 15 है, आपको पता ही नहीं है कि आपकी शिकायत किधर फिर रही है। दूसरा, आपका इंतजामी ढांचा थोड़ा बहुत बना है, OPC पंजाब शहबाज शरीफ साहब ने बनाया था, OPF को थोड़ा रिफॉर्म किया था, लेकिन आप अभी भी देखें कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक अच्छी जजमेंट दी थी। उन्होंने कहा था कि इंतजामिया बेसिक राइट्स के ऊपर जो है वो डिटर्मिन नहीं कर सकती सिविल राइट्स ऑफ द सिटीजन, उसके लिए अदालत जाना पड़ेगा। तो उसके लिए ना अदालती हमारा कोई ट्राइब्यूनल बना है,
ना अदालती हमारी कोई इनकी सोच डेवलप हुई है कि उसके ऊपर लेजिस्लेशन कर सके। सो आपकी इंतजामी शिकायत एक जगह पे जाके रुक जाती है जहां स्टे ऑर्डर हो जाता है, जहां मामला अदालत में चला जाता है, आपकी कोई वहां आपका इंतजामी जवाब कोई नहीं है, ओवरसीज के लिए कोई रहनुमाई नहीं है। अदालत कुछ करे तो करे, इंतजामी जो पॉलिसी है, जुडिशल पॉलिसी, उसमें थोड़ी चेंज लाई गई है 2018 से कि इंतजामिया हाई कोर्ट खुद इन मामलात को थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करे। लेकिन पार्लियामान की जो लेजिस्लेशन है, जब तक वो नहीं होती, जब तक इंडियन पंजाब की तरह आपका कोई ट्राइब्यूनल नहीं बनता, जब तक लैंड रिफॉर्म कंप्यूटराइज नहीं होती, और जब तक आपकी ये आगही का वन विंडो आपका कोई पोर्टल नहीं होता कि कोई असद को शिकायत करे या आपके देश प्रदेश आपके ये प्रोग्राम में शिकायत करे या कोई खत लिखे या एम्बेसी जाए, प्राइम मिनिस्टर को लिखे, चीफ मिनिस्टर को लिखे, तो वो एक जगह आके एक पोर्टल में एक नंबर पूरे पाकिस्तान में उसका इशू हो, वो अभी तक वो सोच की कमी है अभी। और आखिरी पॉइंट, मेरे ख्याल में कल ये इसी हफ्ते जो जजमेंट आई इस्लामाबाद की, उसमें जो उन्होंने एडवाइजर और स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर के स्टेटस के बारे में जो वजाहत की है, उससे तो कुली खुल जाती है कि हमारा नुमाइंदा जो है वो एक्चुअली हमारा नुमाइंदा नहीं है। आप जुल्फी बुखारी साहब बहुत खूबसूरत हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब को बहुत अजीज हैं, वेरी गुड, लेकिन वो एक्चुअली मिनिस्ट्री के इंचार्ज नहीं है, वो हमारे बारे में कोई पॉलिसी नहीं बना सकते, वो कैबिनेट में बैठ के हमारी नुमाइंदगी नहीं कर सकते, वो कैबिनेट में जाके प्राइम मिनिस्टर की दावत के ऊपर उनके कान में खुसर पुसर कर सकते हैं, लेकिन हमारे मामलात के ऊपर जामे हमारी नेशनैलिटी का मसला हो, हमारे लिए कब्जे की अदालतें हों, लॉ रिफॉर्म्स हों, या हमारे पैसों का कोई एहतसाब हो, या OPF के ऊपर हमारी नुमाइंदगी हो, वो उसके बारे में जामे पॉलिसी तश्कील नहीं दे सकते, वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर या सेक्रेटरी कर सकता है। और हम अभी तक इतनी बड़ी कबीना और इतने बड़े नेशनल असेंबली होने के बावजूद ना तो हमारी वहाँ नुमाइंदगी है, ना ही हमारा। अमीन साहब, ये जो आपने रोल बयान किया ना जुल्फी बुखारी साहब का, ये आपने जो अल्फाज अदा किए हैं, ये एग्जैक्टली वही अल्फाज हैं जो जुल्फी बुखारी साहब ने खुद अदालत के सामने ये अल्फाज कहे थे, यानी उनके वकील हैं एतजाज अहसन साहब ने उनके साथ खड़े हुए थे वो, और उन्होंने जब उन पर ये एतराज़ात उठाए थे कि जी आपको कैसे बना दिया गया, तो ये एतजाज अहसन ने, मैं उस वक्त कमरा अदालत में मौजूद था, तो एतजाज अहसन ने कहा कि जनाब इनका रोल तो मिनिस्टर वाला नहीं है, ये आप गलत समझ रहे हैं, जो शिकायत जो दरख्वास्त कुनिंदा है वो भी गलत कह रहा है, इनका किरदार तो सिर्फ खुसर फुसर का है, आपने इस्तेमाल किया है। तो इसलिए ये इमरान खान साहब ने 100 लाख लोगों की नुमाइंदगी के लिए एक आदमी रखा है जिसको पूरे इख्तियारात भी नहीं दिए गए, और इतने MNA होने के बाद वो आइन की रूह से भी उनको इख्तियारात नहीं दिया जा सकते ना सर। ना फेडरल मिनिस्टर है ना मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, और खुसर फुसर के लिए एक आदमी रखा हुआ है, तो ये ज्यादती है 100 लाख लोगों के साथ। बिल्कुल सही है। अच्छा गुलाम हुसैन साहब, अब इसमें यह बताइए कि हम हर थोड़े अरसे के बाद एक जायजा लेते हैं, अब मुख्तलिफ तरह की स्टोरीज हमारे सामने आती हैं। अब एक तो यह है ना कि पूरा आप रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, लैंड रिफॉर्म्स लेकर आएंगे, यहाँ के पटवारी के निज़ाम में तब्दीलियाँ लेकर आएंगे, वो शायद थोड़ा वक्त लगेगा। यानी पिछले प्रोग्राम में एक साहब जिसमें आप भी मौजूद थे, उसमें उन्होंने आके कहा कि मैं जब DC के पास गया तो DC ने कहा कि कब्ज़ा कर सकते हो तो अपने बंदे 4 लाओ और लाके रात को, हफ्ते की रात को बैठ के कब्ज़ा कर लो, मैं कोई किरदार अदा नहीं कर सकता। तो अब आपके ख्याल में किसी सतह पर चलें, ये फोरम्स जो OPF है, या हम देखते हैं कि वहाँ पर कई तरह के प्रॉब्लम्स हैं, किसी सतह पर कोई बेहतरी हुई है? असद, अगर आप तो सिंगल लाइनर पूछेंगे तो अनफॉर्चुनेटली मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। उसकी वजह यह है कि 8-9 हम मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में कहते हैं 8-9 अदारे बनाए हैं ओवरसीज की हेल्प के लिए, और कोई भी ऐसा अदारा नहीं है जिसके पास ऐसे इख्तियारात हों कि जो डिस्प्यूटेड जगह है कम से कम उसको उस वक्त तक फ्रीज कर दे जब तक जो है वो डिस्प्यूट हल नहीं होता। लेकिन ऐसा है ही नहीं। जो बेनिफिशरी पार्टी है, जो पाकिस्तान के अंदर ज़ाहिर है बैठी होती है, वो बेनिफिशरी होती है, उसके वो चाहती है केस जो है ना 10 साल की बजाय 50 साल तक चले, क्योंकि वो उस जगह से फायदा उठा रही है, चाहे वो रेंटल इनकम ले रही है, चाहे बिल्कुल। इसीलिए जब तक जगह, जो भी डिस्प्यूटेड जगह है, उसको फ्रीज करने की पावर किसी इदारे के पास नहीं आएगी, चाहे वो OPF हो, चाहे OPC हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट का सेल हो, चाहे FIA का ग्रीवियंसेस सेल हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर का सेल, चाहे वफाकी महोत्सव, सूबाई महोत्सव, कोई भी हो। जब तक किसी के पास आप ये इख्तियार नहीं देंगे, उस वक्त तक आप इसके अलावा 10 और इदारे इस तरह के बना दें, ओवरसीज पाकिस्तानी रुलते ही रहेंगे जिस तरह रुलते आ रहे हैं। लेकिन उसमें भी गुलाम हुसैन साहब एक प्रॉब्लम हो
प्रोग्राम में आपको याद होगा। वैसे ये जो आप तजवीज़ कर रहे हैं, आप पहले भी तजवीज़ कर चुके हैं, ये मेरे ज़हन में सवाल ये पैदा हो रहा है, और बैरिस्टर साहब भी शायद उस पर अपनी राय का इजहार करना चाहें। पहले आप अपनी राय दीजिएगा, क्योंकि आपने तजवीज़ दी है। इसमें भी तो एक प्रॉब्लम हो सकता है ना कि एक शख्स जेन्युइनली किसी जगह पर बैठा हुआ है, उसका जेन्युइन राइट है, और कोई दूसरा आकर ये शिकायत कर दे कि जनाब इसका ये नहीं और मैं मालिक हूँ, और उसको फ्रीज कर दिया जाए, तो जो जेन्युइन पार्टी है उसका भी तो नुकसान होगा ना उसमें, जब तक इंसाफ नहीं होता या नतीजा नहीं निकलता। बिल्कुल असद, आपने ठीक कहा, और इसके लिए हम ये भी साथ उसके डिमांड कर रहे थे कि हाई कोर्ट के जज की सरबराही के अंदर एक ऐसा पैनल हो रेवेन्यू बोर्ड के 2-3 मेंबरान का, जो भी शिकायत ओवरसीज से कहीं से भी आए उसको फौरी तौर पर देखें कि आया जो बंदा मलकियत का दावेदार है क्या रिकॉर्ड के अंदर उसकी मलकियत है या नहीं है। और मोस्टली केसेस के अंदर उनकी मलकियत होती है, किसी को तकलीफ नहीं है कि ओवरसीज से जो है वो इस तरह इतना बड़ा पंगा करके, हाँ उनकी होती है मलकियत, लेकिन चूंकि लगूने हैं छोटे छोटे रेवेन्यूज के अंदर के उसको तकसीम का केस किसी ने दायर कर दिया, तो इस तरह और छोटे मोटे केस करके स्टे लगवा लिया और फिर वो चलता जाता है। स्टे का जो सिस्टम है ना वो खत्म होना चाहिए, उसको चेंज होना चाहिए। जैसे कि बैरिस्टर अमजद मलिक साहब जब ये ओपीएफ के चेयरमैन थे, इन्होंने, मुझे याद है कि प्राइम मिनिस्टर मियां नवाज शरीफ को एक खत भी लिखा, उसमें इन्होंने कहा कि जो इंडिया के अंदर एक निज़ाम है कि जो ओवरसीज के इस तरह केसेस आएंगे 6 महीने के अंदर अंदर केस आपने डिसाइड करना है, उसके बाद ऊपर वाली अदालत में चला जाए वहां पर भी 6 महीने या 7 महीने 8 महीने का टाइम फ्रेम है। तो अगर विद इन 2 ईयर्स आपके तमाम जो अदालती प्रोसेस हैं वो उस पर गुजर जाए तो फिर भी ओवरसीज पाकिस्तानियों को इस पर सुकून का सांस मिले। लेकिन होता क्या है कि आप वहां पर जाते हैं तो वकील, जो दूसरी पार्टी का वकील है, वो कहता है आज तो मेरी तबीयत खराब है जी, आज तो मैं नहीं आ सकता, 3 महीने की डेट मिल जाती है। अब 3 महीने ओवरसीज पाकिस्तानी तो वेट नहीं कर सकता, दोबारा डेट पे अगर वो चला जाए तो फिर कोई वकीलों की हड़ताल आ गई, कोई मसला बन गया, फिर 6 महीने की डेट डल गई। इसीलिए यहां पर जब तक आप फिक्स डेट्स नहीं करेंगे कि लेट से जो रेवेन्यू से मुतल्लिका है उसकी 6 महीने डेट है, जो तकसीम से मुतल्लिका है उसकी 9 महीने या 3 महीने, जब तक आप ये फिक्स नहीं करेंगे उस वक्त तक ये रेवेन्यू के मामले पाइल अप होते जाएंगे। और जो नए जजेस आते हैं वो आके सीधा सीधा मसला बयान करते हैं, जी हमारे पास तो 36,000 केस हैं, 40,000 केस हैं, हम कैसे डील करें। दे आर राइट, वो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन ये जो बैकलॉग है ये आखिर किसी तरीके से तो हल होना है ना, कोई तो इसको मैकेनिज्म इसका बनेगा तो वो हल होगा। लेकिन अगर आप ये करते जाएं कि डिपार्टमेंट पे डिपार्टमेंट बनाते जाएं, ओवरसीज पाकिस्तानियों की वज़ार हेल्प के लिए बनाते जाएं, कोई फायदा ही नहीं है जब तक किसी के पास इख्तियार नहीं है। ये बार बार हमारे दोस्त जो वसीम अख्तर साहब हैं वो कई दफा नाराज भी होते हैं इस बात से कि उनका इतना बड़ा डिपार्टमेंट काम कर रहा है लेकिन इख्तियारात ना होने की वजह से वो डिलीवर नहीं कर पा रहे, हालांकि वो करना चाहते भी होंगे लेकिन नहीं कर पा रहे। और इसी वजह से जो नए इन्वेस्टर्स हैं भी एक प्रॉब्लम है। मैं अगर आप इजाजत दें छोटा सा ब्रेक ले लूं, फिर इस पर बैरिस्टर साहब भी रोशनी डाल सकते हैं क्योंकि आप तो बाकायदा इसका हिस्सा रहे हैं। ऐसा लगता है कि दरखास्त निपटाने की डेफिनेशन ठीक नहीं है। यानी कहा जाता है कि हमने मिसाल के तौर पर 10,000 दरखास्तें निपटाई तो उससे मुराद ये होती है क्या हमने कामयाबी से इन दरखास्तों को मुतल्लिका इदारों तक फॉरवर्ड किया। इससे मुराद ये नहीं होता कि जो दरखास्त गुजार है उसका मसला हल हुआ है। यही डेफिनेशन है क्या जो जिसको फॉलो किया जा रहा है ओवरसीज़ कमीशन पंजाब की तरफ से। एक छोटा सा मैं ब्रेक ले रहा हूँ प्रोग्राम में और फिर वापस आकर ये भी देखते हैं कि यूके में रहने वाले पाकिस्तानियों के कारोबार कोरोना की वजह से कितने मुतासिर हुए हैं और किस हद तक अब उनको रिलीफ मिल रहा है, हालात अब कैसे हैं, जॉब्स जो कर रहे हैं उनके लिए कैसे हैं, जो कारोबार कर रहे हैं उनके लिए कैसे। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। बैरिस्टर साहब पहले तो एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा, फिर मैं दूसरे मौजू की तरफ आता हूँ। पहले तो ये बताइए कि ओवरसीज़ कमीशन ने दरख्वास्त निपटाने का मतलब क्या रखा हुआ है, यानी इससे क्या मुराद है। क्या एक दरख्वास्त को जब वो एक मुतल्लिका इदारे की तरफ या अदालत की तरफ भेज देते हैं तो अपनी तरफ से वो उस दरख्वास्त को निपटाना तसव्वुर करते हैं, या जब किसी फरीक को इंसाफ मिल जाता है यानी उसके प्लॉट का कब्जा छुड़वा दिया जाता है तो उसको कहा जाता है कि जनाब हमने ये केस हल कर लिया है। जी, पहले तो मैं ये आपके इस सवाल का जवाब देता हूँ, दूसरा पिछला लेफ्ट ओवर का थोड़ा सा मैं ऐड करूंगा। ओके। मेरे ख्याल में आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक है। होना तो यही चाहिए कि जब तक अगर किसी के कब्जे का मामला है, जब तक वो मामला उसकी सेटिस्फेक्शन तक हल नहीं हो जाता, मसलन किसी का घर पे कब्जा हुआ है, जब तक उसको कब्जा नहीं मिल जाता तब तक मामला शिकायत का अजाला तो नहीं हुआ।
और अगर आपने शिकायत डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी को 36 अजला में से किसी एक जिले के डीसी के हवाले कर दिया और डीसी ने एक मीटिंग उसके ऊपर कर ली है और आप अपने कागजात में ये लिख ले कि मामला जो है वो रेफर हो गया है और डीसी उसको देख रहा है और उसकी कमेटी मीटिंग चल रही है और आप अपने तरफ लिख ले कि अब हमारा कोई इसमें रोल नहीं है, तो वो सही सेटिस्फेक्शन नहीं है उस एप्लीकेशन या कंप्लेंट की। उसके लिए बाज़ाब्ता जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक वो शिकायत पेंडिंग ही रहेगी और जब तक रिजल्ट आएगा वहाँ लिखा जाएगा कि मामला जो है कमेटी ने डिस्पोज ऑफ कर दिया है, क्या रिजल्ट निकला है वो वहाँ लिखा जाना चाहिए उनके कंप्यूटर के ऊपर। गुलाम साहब ने एक बात जो की है उसके ऊपर मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि इंतजामिया एक स्टे की मार है। अगर एक स्टे हो जाए किसी भी शिकायत के ऊपर तो ये ओपीसी, ओपीएफ, प्राइम मिनिस्टर सेल, ये वो सब खत्म। वो जो काम कर सकते हैं वो यही कर सकते हैं कि वो कानून साजी करें, लैंड रजिस्ट्रेशन करें, रिफॉर्म्स लेके आए सिविल जस्टिस सिस्टम में और 6 माह में शिकायत का अजाला करें और 1 विंडो पोर्टल बनाएं। मसलन आप मैं जहां भी राब्ता करें वो 1 विंडो हो और आप वहीं पहुंच जाएं जिले में जहां आपने पहुंचना है। इमेज बेहतर करें और अकाउंटेबिलिटी बेहतर करें इन अदारों की। और अगर जो स्टे के ऊपर मैंने जुडिशियल कमीशन को हमने लिख के दरख्वास्त दी थी कि आप 3 पेशियों में सिविल छोटे मामलात और क्रिमिनल छोटे मामलात 3 पेशियों में फैसला करें और सिविल मामलात में स्टे 72 घंटे से ज्यादा ना हो। जो आपकी पाकिस्तान में पार्टी है उसका इंटरेस्ट है कि बंदा छुट्टी करके चला जाए और ये स्टे चलता रहे, 10 साल चलता रहे, 20 साल चलता रहे, क्योंकि वो काबिज है, उसको कोई जल्दी नहीं है कि केस का फैसला हो। तो स्टे 72 घंटे का हो और मेन मुकदमा 72 घंटे के बाद लग जाए और 6 महीने में 3 पेशियों पे इसका फैसला हो। रिफॉर्म्स की तरफ जा रहे हैं। ये नो हाउ, ये माइंडसेट है अदालत के अंदर भी और इंतजामिया में भी, लेकिन सिर्फ पॉलिटिकल विल चाहिए। जो आपने कहा है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कानून साजी चाहिए जिसके लिए पार्लियामेंट। वैसे साहब आप इस तजवीज़ से इत्तफाक करते हैं कि जो जैसे गुलाम हुसैन साहब ने कहा कि अगर कोई डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, कोई घर है जिस पर एक बंदा काबिज होकर उससे किराया हासिल कर रहा है, तो जब मुतासर फरीक अदालत के पास पहुंच गया तो अदालत फैसला तो जब होगा उसे फ्रीज करे फौरी तौर पर, ताकि जो काबिज है वो उससे फ़ायदा ना उठा रहा हो। ये मुमकिन है आपके ख्याल में? नहीं, देखिए मैं लंदन में हूँ, यूके में हूँ, मेरी प्रॉपर्टी आपके फैसलाबाद में कोई काबिज कर लेता है या टेनेंट निकल नहीं रहा, आप उसके ऊपर इंजंक्शन दे देंगे तो उस टेनेंट को फायदा देंगे ना। आप इंजंक्शन दें सिर्फ उतनी देर के लिए कि मेन पिटीशन उसकी सुनी जाए, जल्दी सुनी जाए, यानी जो स्टे ऑर्डर है उसकी मुद्दत कम होनी चाहिए ताकि मेन मुकदमा जल्दी फैसला हो। यहाँ ये होता है कि स्टे ऑर्डर हो जाता है, जैसे आप कह रहे हैं फ्रीज हो गया और वो जो काबिज है वो काबिज है, जो लंदन में है वो लंदन में है और वो जो मेन मुकदमा है उसकी पेशी नहीं पड़ रही। अब वो स्टे ऑर्डर उस काबिज आदमी को फायदा देगा। होना जो गुलाम साहब कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि उनको उस केस के फैसले तक दोनों को एक बफर जोन में ले जाए ताकि जिसका मालिक है उसके पास कब्जा रहे। यहाँ होता नहीं है, यहाँ टेनेंट के पास कब्जा रहता है। तो मेन मुकदमा 6 महीने में फारग करें। लोग अपना नतीजा चाहते हैं। स्टे के पीछे यहाँ का वकील, कानूगो, पटवारी, सारी इंतजामिया, एमपीए, एमएनए, वो अपने जो वोटर है उसके हक में बैठता है। जो बेचारा बाहर से लुटा पिटा आता है उसको सारे यही कहते हैं कि तू चला जा टिकट लेके, हम देख लेंगे पीछे। और फिर पीछे वो बेचारे रिश्तेदारों को पैसे देता रहता है, वकीलों को पैसे देता रहता है, लोगों की पेशियां लगती रहती हैं और बहुत लोग हैं जिनके 10 साल से ज्यादा मुकदमे चल रहे हैं। बिल्कुल, तो रिफॉर्म्स की जरूरत है। रिफॉर्म्स की जरूरत है, राइट, सही, बिल्कुल। रिजवान साहब मुझे एक चीज़ बताइए कि कोविड ने पूरी दुनिया में ही कारोबार को मुतासर किया है, नौकरियां लोगों की चली गई हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं उनको के लिए क्या चैलेंजेस रहे हैं इस कोविड के पीरियड में? बिज़नेस कितने मुतासर हुए हैं और क्या ऐसे भी लोग हैं जिनको अपनी नौकरियों से हाथ धोना पड़े कोविड की वजह से? ऐसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी हैं? ऑब्वियसली कोविड ने मुतासर तो बहुत किया है, लेकिन मैं इस पे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है स्पेशली उसका बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने जो बिजनेसेस थे उनको सपोर्ट किया मुख्तलिफ हवाले से, बल्कि अभी तक कर रहे हैं। अभी देखें तो जो टेकअवे शॉप्स हैं यहाँ पे उनके बाहर लंबी क्यूज लगी हैं सिर्फ और सिर्फ उनका बिजनेस दोबारा से रिवाइव करवाने के लिए। बाकी उन्होंने जो लोग थे उनको फॉलो अभी तक पे कर रहे हैं और अक्टूबर तक पे करेंगे। जॉब्स ऑब्वियसली कुछ लोगों की गई हैं और जाएंगी भी, लेकिन ऑब्वियसली ये चैलेंज इतना बड़ा है कि उससे निपटने के लिए गवर्नमेंट हर
मुमकिन कोशिश की है जिस हद तक कर सकते थे। लेकिन मैं मतलब अभी उसी जो आपका मौजूद चल रहा था, अल्टीमेटली हम इस बात नतीजे पे पहुंच गए कि पार्लियामेंट की जो है वो कानून साजी चाहिए। जितने मर्जी खा आप अदारे बना लें, उसका कोई मकसद नहीं है। चीफ जस्टिस यहाँ पे आए हमारे पास, उन्होंने बात की जो मौजूदा चीफ जस्टिस है पंजाब के, और उन्होंने कहा कि हमने स्पेशल जो है ना कोर्ट बना दिया हाई कोर्ट में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भी उस तरह से फंक्शनल नहीं है जिस तरह के उसको होना चाहिए था। तो उसको दोबारा से फंक्शनल करने की जरूरत है ताकि टेम्पररी मेजर आप लें जब तक कानून साजी करते हैं। और मैं समझता हूँ कि इसके साथ साथ ट्राइब्यूनल का जो क्याम है, एक सेपरेट ट्राइब्यूनल बनाए, प्रॉपर्टी ट्राइब्यूनल जिस तरह यूके में है, इस तरह पाकिस्तान में भी होना चाहिए, इंडिया में भी मौजूद है। तो उससे वो जो है वो आप काम लें, बजाय कि आप जो दूसरी कोर्ट्स है उसके ऊपर आप उसको बर्डन अप करें। तो एक ये भी है। बाकी रहेगी बात, ऑब्वियसली हम कोशिश करेंगे अपने प्लेटफॉर्म से ओवरसीज पाकिस्तानी के हवाले से हम बात भी करेंगे और करते रहेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके लिए हमें भी मतलब स्टेक होल्डर होना चाहिए, जो भी कंसल्टेशन हो। और मैं मतलब आपके इस फोरम से आज एक और मुतालबा करना चाहूंगा, जो कि मे भी आने 10 साल या 20 साल लग जाए उसको पूरा होते हुए। मैं समझता हूँ कि ओवरसीज पाकिस्तानियों को नुमाइंदगी देनी होगी आपको पार्लियामेंट में भी। अगर आप चाहते हैं कि उनके डिपेंडेंसी उसी तरह से आए, वो उसी तरह से पाकिस्तान से प्यार करें, तो कोई वजह नहीं है कि आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को ओवरसीज सीटें जो है एलोकेट करें। 5 से 10 सीटें जो है कौमी असेंबली में दें, सेनेट में दें, ताकि वो अपने हकीकी नुमाइंदे भेज सकें और उनका नुमाइंदा यहाँ लंदन में हाई कमीशन में बैठे, ये कि पाकिस्तान बैठने के, ताकि लोगों के मसाइल इधर हल हो सके। सही है। अच्छा गुलाम हुसैन साहब, जो कोविड के हवाले से मैंने सवाल किया था, आपको आदाद शुमार आ सकें कि कितने पाकिस्तानी मुतासर हुए हैं कोरोना वायरस से यूके में? मजमूई तौर पर कितने लोग वहाँ पर मुतासर हुए हैं और उसमें से ओवरसीज पाकिस्तानी कितने हैं, और उनके कारोबार और नौकरियों के हवाले से क्या कुछ फिगर्स हैं हमारे पास? देखिए असद, ये इस तरह तो सिंगल आउट करना तो मुश्किल है यहाँ पर कि हम पाकिस्तानी और एशियंस का बताएं, लेकिन ओवरऑल जो है ना बहुत ज़्यादा जो मुतासर हुए हैं। और जो पाकिस्तानी, ज़ाहिर है मैं यहाँ पर एक ज़रूर बात करना चाहूँगा कि जो ट्रांसपोर्ट से वाबस्ता, जिसे आप टैक्सी का कारोबार कह लें, उससे पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो लिंक थी इस बिज़नेस के साथ। बर्मिंघम में भी, लंदन में भी, मैनचेस्टर, ब्रेडफोर्ड, एवरीवेयर वो तबका बहुत ज़्यादा मुतासर हुआ है। उसकी वजह यह है कि बाहर दूसरे ममालिक से टूरिस्ट नहीं आ रहे या बहुत कम तादाद है उनके आने की, और इनका जो कारोबार है ज़्यादा उन्हीं से बेस्ड होता है। और वो गवर्नमेंट से भी उस परसेंटेज से इनको जो है वो शायद हेल्प नहीं मिल रही, और उसकी वजह से ये बहुत तबका बहुत ज़्यादा मुतासर है और बहुत ज़्यादा परेशान है। दूसरा ओवरसीज़ तबका वो है जिसमें पाकिस्तानी भी हैं, साउथ एशियन, इंडियन, दूसरे लोग भी हैं, वो है गैर कानूनी तारकिन वतन। उनकी भी यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद मौजूद है, 10 लाख के करीब है, और उनके डॉक्यूमेंटेड नहीं है, वो उनकी रजिस्ट्रेशन नहीं है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट जो है वो उनको मदद नहीं कर सकती। कुछ NGOs ज़रूर उन तक जो है मदद कर रही हैं, उनको कुछ जो होमलेस हैं उनको घर दिए गए हैं या किसी को फूड पहुँचाया जा रहा है, लेकिन जो गवर्नमेंट की दूसरी इमदाद है कि उनको उस वक्त तक फैसिलिटेट किया जाए जब तक वो कोई कारोबार नहीं करते या किसी जॉब पर नहीं जाते, वो उनके लिए मुश्किल है। ये दो तबके ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के, जिसके अंदर साउथ एशियन ज़ाहिर पाकिस्तानी भी हैं, ये तबके बहुत ज़्यादा मुतासर हैं। और हम इस प्लेटफॉर्म से जो है वो मुतालबा करेंगे कि पाकिस्तान हाई कमीशन जो है, इसके अलावा और भी जो हमारे यहाँ पर जैसे ये IPBC है जिसके रज़वान सलेरी साहब हैं, इनको ज़रूर ऐसे लोगों को लोकेट करना चाहिए और उनकी मदद के लिए पाकिस्तान हाई कमीशन के थ्रू कह लें या ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू उनकी ज़रूर मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जो कि शायद अपनी मदद के लिए लोगों को पुकार नहीं सकते, लेकिन हमारी चूंकि सोसाइटी के अंदर ही ये लोग रहते हैं, हमारे दरमियान ही रहते हैं, तो उनकी मदद के लिए हमें जरूर कोई ना कोई मैकेनिज्म सोचना चाहिए। क्योंकि कोविड का अभी जो चल रहा है, इसको हो सकता है अगले 6 महीने 8 महीने और लग जाएं, लेकिन ये जो दो तबकात हैं जिनका मैंने जिक्र किया बहुत ज्यादा मुश्किलात का शिकार है। और दूसरी बात, जैसे रज़वान साहब कह रहे थे, जब तक हम यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर ये कब्जा माफिया और लैंड माफिया को जब तक हम उनसे अच्छी तरह नहीं निपटेंगे, उस वक्त तक जो ओवरसीज पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में सरमायाकारी करना चाहते हैं, उनका एतमाद बहाल नहीं होगा। ये जुल्फी बुखारी साहब आए थे, मैंने 2-3 दफ़ा कोशिश की कि उनसे मुलाकात करके उनको कुछ चीज़ें वाज़ा बताई जाए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा शायद बिजी थे, तो वो मुलाकात मीडिया से यहाँ इस दफ़ा नहीं कर सके। तो लेकिन जब भी वो नेक्स्ट टाइम आएंगे, हम कोशिश करेंगे उनको इस प्रोग्राम में भी लेकर आएँ, और इस प्रोग्राम के थ्रू जो है वो हम लोगों को बताएं कि हुकूमत जो है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने के लिए जो इक़दामात कर रही है, उससे भी लोगों को
लोग आगाह करें, क्योंकि इस वक्त तक ओवरसीज पाकिस्तानी शायद ये महसूस कर रहे हैं कि उनके साथ जो है वो मैं कहूँगा जैसे स्टेले बच्चों जैसा सलूक होता है वो किया जा रहा है, क्योंकि ना तो हुकूमत जो है वो इस तरह का मैकेनिज्म अगर बना रही है तो हमसे शेयर नहीं किया जा रहा कि ओपीएफ जो है, देखें ओपीएफ को इतने ज़्यादा फंडिंग होती है, जो लोग मिडिल ईस्ट के अंदर काम करने के लिए जाते हैं जो बरतानिया के अंदर उसके मेंबर्स हैं, वो एक बाकायदा फीस पे करते हैं सालाना, तो उससे उनको जो है वो शायद अरबों रुपए के फंड जमा होते हैं हर साल, लेकिन वो पैसे हमारी बहबूद के ऊपर नहीं लगते, जो कि उसका लगने का एक मैकेनिज्म होना चाहिए। मैं तो ये रिजवान सलेह साहब की बात को बिल्कुल सेकंड करूंगा कि हर जो हाई कमीशन है या मुतलका कौंसलेट है, वहां पर देखें जहां पर आपने इतने सारे डिपार्टमेंट बनाए हुए हैं जो कि लोगों की हेल्प के लिए बनाए हुए हैं, तो वहां पर एक ऐसा अताशी होना चाहिए जो कि लोगों के ओवरसीज के मसाइल को डील करे। वो आपकी एप्लीकेशन वन विंडो यहां पर वसूल करे, लैंड माफिया जिससे मुतल्लक है, और वहां पर जब वो पाकिस्तान केस फाइल करे तो वो खुद उसको परसू करे और इस शख्स को वो बाउंड हो बताने का, जी आपके केस यहां तक पहुंचा है, ये बना है, अब आप फलान डेट को वहां पर चले जाएं, जाके अपनी पेशी भुगतें या जो भी है। लेकिन यहां पे ऐसा सिस्टम है नहीं अनफॉर्चुनेटली। वैसे आप एम्बेसी के अंदर जहां इतने सारे काम होते हैं तो आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को समझते भी हैं कि ये बैकबोन है पाकिस्तान की, जो इकोनॉमी के लिए बैकबोन है, तो फिर उनसे कोई थोड़ा सा अच्छा सलूक भी करें ताकि वो पाकिस्तान के जो तरक्की में भी अपना किरदार अदा कर सकें। बिल्कुल ठीक है, एक छोटा सा मैं ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सफारत खाना कितना मुतहरिक है पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने के लिए? जाहिर है सफारत खाना जो है वो आपका नुमाइंदा होता है, वहाँ पर आपके मसाइल को हल करने के लिए आपके लिए एक शेल्टर होता है। पाकिस्तानी सफारत खाना बरतानिया में कितना मुतहरिक है और पाकिस्तानी कितना सेटिस्फाइड है उससे? और दूसरा ये कि यूके में मुकीम जो पाकिस्तानी हैं उनके चीदा चीदा बड़े बड़े मसाइल क्या हैं? इन दोनों चीज़ों पर बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। दोबारा खुशामदीद। बैरिस्टर भाई साहब, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तानी सफारत खाना बरतानिया में कितना मुतहरिक है, पाकिस्तानियों को मसाइल हल करने के लिए कितना किरदार अदा करता है और कितनी बड़ी उम्मीद है वो पाकिस्तानियों की? देखिए, ये पाकिस्तानी सफारत खाना जो है उसका जो किरदार है वो बहुत बड़ा है, लेकिन जो उसकी परफॉर्मेंस है वो उसके किरदार के मुताबिक नहीं है। हम बहुत बड़ी डायस्पोरा है यहाँ, 1 मिलियन लोग हैं यहाँ, कश्मीरी कम्युनिटी यहाँ बहुत है और कश्मीर का मसला पूरी दुनिया में इस वक्त जो है नुमाया है, लेकिन उसके मुकाबले में जिस तरह कश्मीरियों को वो करना चाहिए, जिस तरह उनको अपने मेंबरान पार्लियामेंट के जरिए इस मामले को उठाना चाहिए, उसमें सफारत खाने का किरदार महदूद है। तो यहाँ मैं ये बात कहूँगा कि एक तो जहाँ आपकी कम्युनिटी 1 मिलियन से ज़्यादा हो वहाँ आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशन होना चाहिए। आपका सफारतकार, आपका जो यहाँ नुमाइंदा है वो थोड़ा अवामी होना चाहिए, थोड़ा ऐसा होना चाहिए जो हर तबके को राब्ता कर सके, हर तबके को मिल सके, और वो सफारती पाबंदियों का इतना ज़्यादा फॉरेन ऑफिस के मुलाजम के तौर पे इतना पाबंदा हो कि हर वक्त डिप्लोमेसी सोचता रहे, उसके पास एक्सेस होनी चाहिए और वाइडर तबके जो हैं उस तक पहुंच सकें। दूसरा, ये शिकायत से बहुत घबराते हैं। मैं समझता हूँ जब तक आप शिकायत लेने का मुनज़्ज़म इंतज़ाम नहीं करते, 10 लाख लोग आपके पास 250 चीखें नहीं आती तो इसका मतलब आपके सिस्टम में कोई गड़बड़ है कि आप शिकायत उनकी नहीं ले रहे, आपका जो शिकायत बॉक्स है वो भर के आता नहीं है, आपके इतने लोग आप पे एतमाद नहीं करते लगाते। इन मीन्स आप शिकायत को दाखिल दफ्तर करते हैं, कारपेट के नीचे लगाते हैं, तो आप निज़ाम को बेहतर नहीं कर सकते, आप रिफॉर्म नहीं ला सकते, आप चीज़ें बेहतर नहीं कर सकते, आप डिसिप्लिन नहीं कर सकते, आप अपने जो वीज़ा अफसर हैं उनके ऊपर नज़र नहीं रख सकते। तो वो ये बहुत कमज़ोर है आपका शिकायत का। तीसरा, आप कम्युनिटी के नुमाइंदों को, चीदा नुमाइंदों को खानों के ऊपर तो रहता है कि आप किसी एक के घर चले जाएं, वो 10 आदमी इकट्ठे कर ले, लेकिन आप लोगों को बुलाएं, अपनी तरफ मुतवज्जो करें कि 20 प्रोफेशन के लोग पीरियडिकली 3 महीने बाद आप डिफरेंट लोगों को बुलाएं, उनसे फीडबैक लें। आपके पास एक साल में 5 नशिस्तें हों और आपके 5 यहाँ पे डिपू हैं पूरे यूके में, तो आपके पास 1000 आदमी की फीडबैक हो। अब 1000 आदमी, अगर उनमें से 1000 में से 250 आदमी एक ही बात पे ऊपर एम्फेसिस कर रहा है तो आपको वो देखना पड़ेगा। मसलन आपका अगर ऑनलाइन नाइकोब कार्ड काम नहीं कर सकता और मोहम्मद नज़ीर सलिसिटर शेफील्ड से रो रहा है
और उसके साथ साथ 200 आदमी और रो रहा है, तो आप अपना निजाम देखें कि ऑनलाइन शनाख्ती कार्ड क्यों काम नहीं कर रहा है, आपकी जो अटेस्टेशन का काम क्यों नहीं चल रहा, आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो 20 दिन का बाद की मिल रही है, बंदे ने पावर ऑफ अटर्नी रात को भेजनी है, तो वो मेरा मतलब इमरजेंसी को आप कैसे। और तीसरा जो आखिरी जो है अकाउंटेबिलिटी, हम 10 लाख लोग जो हैं, हमें थोड़ा सा सफारत खाने को हमें अपना समझ के हमारी तरफ अकाउंटेबल होना चाहिए, गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ भी होना चाहिए क्योंकि उनके नुमाइंदे, लेकिन हमें भी देखना चाहिए कि हम आपसे कितने खुश हैं, और बैरोमीटर होना चाहिए कि हमारे लोग कितने खुश हैं हमसे, क्या जो सर्विसेज हैं उसकी फराहमी बेहतर है, पाकिस्तान का इमेज बेहतर करने में चोली दामन का साथ है सफारत खाने और अवाम का। बिल्कुल सही है। अच्छा, एक चीज़ मुझे रिजवान साहब ये बताइएगा कि आप जब लिस्ट बनाते हैं पाकिस्तानी कम्युनिटी की प्रॉब्लम्स की, तो आपको मेजर बड़े बड़े प्रॉब्लम्स वहाँ पर क्या दिखाई देते हैं? देखिए, सबसे बड़ा मसला जो हम समझते हैं कि अगर हम चाहें कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है उसको हम बेहतर कर सके बरतानिया के साथ, स्पेशली जो हमारे पाकिस्तानी ताजर हैं वो चाइना से तो माल लेना पसंद करते हैं, और जगह से भी लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान से नहीं लेते। उसकी वजह ये है कि जो वहाँ पे सिस्टम है, जब यहाँ पे कंटेनर खुलता है तो उसमें वो सामान ही नहीं होता जो उन्होंने ऑर्डर किया होता है, या अगर एक दफा आए तो नेक्स्ट टाइम नहीं आता। तो उसके लिए कोई मैकेनिज्म की जरूरत है, इसके लिए हम चैम्बर्स के साथ बात कर रहे हैं। तो ये मैं तो कारोबारी अफराद की बात करूँ, ये मेजर एक इशू है। उसके साथ साथ आपने जो जिस सफारत की बात की, सफारतखाना ऑब्वियसली अब्दुल मलिक साहब ने इसमें बड़ी अच्छी रोशनी डाली, लेकिन उस तरह से एक्टिव नहीं है। उस सफारतखाने को खुद चल के मुख्तलिफ जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके पास जाना चाहिए, उनसे बात करनी चाहिए, ना कि वो ब्यूरोक्रेटिक वे में वेट करते रहेंगे कब कोई उनके पास आएगा तो उसको वो टाइम देंगे। तो ये भी उस पर इम्प्रूव करने की जरूरत है। बाकी प्लेटफॉर्म बनाने की जरूरत है, और ओवरसीज जो पाकिस्तान का स्पेशली आप देखेंगे एग्रीकल्चर का कोई पाकिस्तानी आम के यहाँ पे कोई चीज जो है वो इम्पोर्ट नहीं होती यूके में। यूके तमाम चीजें बाहर पूरी दुनिया से लेता है। ब्रेक्जिट के बाद अगर आप देखें तो एक बड़ी मार्केट खुलने वाली है पाकिस्तान के लिए, और सफारतखाने को इस पे काम करने की जरूरत है। हम भी इनके साथ काम कर रहे हैं, ऑब्वियसली करेंगे भी, लेकिन यह है कि इसके ऊपर गवर्नमेंट को देखने की जरूरत है कि इस मौके का फायदा हम किस तरीके से उठा सकते हैं। टेक्सटाइल का तो बिजनेस ऑब्वियसली पाकिस्तान से हमें आता है, यहाँ आम आते हैं, इसके अलावा दीगर चीजें भी हमें चाहिए ताकि पाकिस्तान की जो है वो एक्सपोर्ट बेहतर हो सके और यूके के साथ उसका कनेक्शन मजीद अंदाज में बेहतर हो सके। मैं यही सवाल जो है वो गुलाम हुसैन साहब के सामने रखना चाहूँगा। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। गुलाम हुसैन साहब, एक्सपोर्ट्स तो पाकिस्तान की हुकूमत ये कहती है, अभी 2 साल जब मुकम्मल हुए तो मिनिस्टर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें फवाद चौधरी साहब ने एक ही नुकता अपनी परफॉर्मेंस का बताया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी हुकूमत की परफॉर्मेंस की अच्छी बात यह है कि इसने इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी में तब्दील किया है, और पाकिस्तानी हुकूमत की खुद ख्वाहिश है, सभी की होती है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ें, और यहाँ पर यूके में पाकिस्तानी कम्युनिटी चाहती है कि पाकिस्तान से माल मंगवाए और सिस्टम उनको सपोर्ट नहीं कर रहा। तो ये कितना बड़ा मसला है। और दूसरा ये है कि इसके अलावा टॉप जो बड़े मसाइल हैं वो क्या हैं पाकिस्तानियों के? बिल्कुल असद ठीक है, मैं बिल्कुल रिजवान साहब की बात को सेकंड करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान जो हाई कमीशन है और ये दूसरे जितने मिशन हैं, मैं ये बिल्कुल कहूँगा कि शायद उस तरीके से काम नहीं कर रहे जिस तरीके से इन्हें करने की ज़रूरत है। आप अंदाज़ा लगा लें कि यहाँ पर जो हमारी बिज़नेस कम्युनिटी है, शायद बहुत कम लोग भी जानते होंगे कि यहाँ पर जो बिज़नेस के जो अताशी हैं उनका नाम क्या है, और इतने लोग यहाँ पर कारोबार करती हैं, जो ख़ास तौर पर जो एशियन क्लोथिंग है, कपड़े सारे पाकिस्तान से आते हैं। और उसके अलावा ये जैसे आम का बताया, ये मिलियंस का, बल्कि इससे भी बहुत बड़ी तादाद के अंदर हर साल जो है वो आम का कारोबार होता है, जो कि पाकिस्तान से पूरी दुनिया में जो है वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं। लेकिन उसके अलावा आप देखेंगे जब से ये PIA की फ़्लाइट्स का मसला बना और किसी ने इस तरह की मावनत नहीं की कि अगर मसला बन गया है तो दूसरी एयरलाइंस के साथ इस तरह का कॉन्टैक्ट किया जाए ताकि यहाँ पर जो है वो आम पहुँचने के अंदर जो है वो तख़ीर ना हो। लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किलात रहीं, लोगों के जो किराए थे वो तकरीबन डबल हो गए, जो वहाँ से पाकिस्तान से हर साल जो है वो आम मंगाते हैं। तो ये जो पाकिस्तान की ये एक्सपोर्ट है, जिससे पाकिस्तान जो है वो अरबों, मैं कहूँगा डॉलर्स कमाता है, वो भी मुश्किलात का शिकार रही, और कोई बहुत ज़्यादा मुआवनत नहीं की गई, लोग परेशानी के अंदर है। हमारी यहाँ पर जो ताजर हैं जो हर साल जो है यहाँ पर आम मंगवाते हैं, उनसे बात भी हुई और उनका ये कहना था कि इतने वो मसाइल का शिकार रहे हैं, लेकिन कहीं पर भी जो है उन्हें इस तरीके से मदद फराहम नहीं की गई।
इसके अलावा जो इधर जो है वो पाकिस्तान से ये खेलों का सामान आता है, इसके अलावा ये सियालकोट से जो है वो ये मेडिकल इक्विपमेंट्स बहुत ज़्यादा आती हैं, लेकिन उसके अंदर उस तेज़ी के साथ जो है वो हमें तरक्की देखने में नहीं आ रही जो कि होनी चाहिए। उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे जो यहाँ पर मुतलका अदारे हैं, हमें हालांकि हमने कई दफ़ा ये तजावीज़ दी हैं कि आप यहाँ पर जो एक्सपोज लगती हैं मुख्तलिफ किस्म की, पूरी दुनिया से यहाँ पर स्टॉल्स लगते हैं, वहाँ पर हमारे कंट्री का स्टॉल होना चाहिए। हमारे जो वहाँ पर बड़े बड़े एक्सपोर्टर्स हैं उनको यहाँ पर आप हाई कमीशन अपनी निगरानी के अंदर यहाँ पर बुलाए और उनके यहाँ पर स्टॉल्स लगाएं, ताकि पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट हैं उनकी पूरी दुनिया के अंदर जो है वो उनको पेश किया जाए, ताकि लोग जो है वो उसके अंदर दिलचस्पी लें। यहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी जो टूरिज्म की यहाँ पर नुमाइश होती है लंदन के अंदर, उसके अंदर पाकिस्तान का स्टॉल मैं कहूँगा कि एक सबसे जो छोटा स्टॉल था वो था, और उसके अंदर भी कोई पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं या पाकिस्तान की जो बड़ी बड़ी अट्रैक्शंस हैं उनकी भी कोई उस तरीके से प्रोजेक्शन नहीं की गई थी, जिसकी वजह से हमने देखा कि पाकिस्तान के स्टॉल लोगों की तवज्जो का मरकज़ नहीं था। लेकिन इसके मुकाबले में अगर देखा जाए तो हमारे दूसरे हमसाया मुल्क हैं, इवन तक नेपाल के भी हमने इतने बड़े स्टॉल्स देखे, उनके जो हाई कमीशन की जो मुकम्मल सरपरस्ती देखी हमने कि वो किस तरह अपने मुल्क के जो टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए हम वक्त यहाँ वहाँ पर मौजूद हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं, लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। लेकिन ये हमने फुकदान देखा, और इसका मेरे ख्याल से जो हमारे मुतलका हाई कमीशन हैं ये शायद उनकी कोताही, उनकी नेग्लिजेंस है, जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान बहुत कुछ अचीव कर सकता है, लेकिन शायद उसकी वजह से उनकी मैं कहूँगा कि नेग्लिजेंस कह लें या उनकी जो अदम तवज्जुही की वजह से जो है वो इस तरह के मसाइल हैं। और दूसरा जो आपने ये वाली, जैसे मुझे मलिक साहब ने पहले बताया था कि ये जो छोटे छोटे मसाइल है ना जिससे कम्युनिटी परेशान होती है, कि अगर हाई कमीशन ने ऑनलाइन सिस्टम शुरू किया है कि जहाँ पर आप कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, अगर सिस्टम बैठा हुआ है या ज़्यादा रश की वजह से तो कोई बंदा बॉदर नहीं करता कि वो आपको उसके गाइडेंस दे सके, उसके बारे में बता सके कि यार ये मसला है 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा या आप इसका अल्टरनेट ये है, ऐसा भी कुछ नहीं है। जिसकी वजह से कम्युनिटी के छोटे छोटे मसाइल की वजह से कम्युनिटी जो है वो फिर ज़ाहिर हुकूमतों को बिल्कुल ठीक है बदअतमादी पैदा होती है। और जो एक मसला है वो आज मैं एक दफ़ा फिर रिपीट करना चाहूँगा, शायद किसी के जहन में आ जाए कि जो पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानी पूरी दुनिया भर से अपने भाई रिश्तेदार के लिए को फ़ोन लेकर जाते थे, अब उस पर जो टैक्स है और उसकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कम अज़ कम ओवरसीज पाकिस्तानियों ने उसको कबूल नहीं किया, वो समझ से बाहर है कि अगर आप 200-300-400 जो फोन लोग स्मगल करते हैं, अगर आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते और उनकी सजा आप 80 या 90 लाख पाकिस्तानियों को दे रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये मैनेजमेंट का फेलियर है, ये बिल्कुल फेलियर है। आप उन लोगों को कंट्रोल करें जो फोन स्मगल करते हैं, ना कि सबको सजा दें। बिल्कुल ठीक है आपने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है जिस पर आपने बात की। बैरिस्टर साहब, एक चीज़ मुझे बताइए कि बाद औक़ात ऐसा होता है कि फौरी तौर पर नताइज नहीं निकलते, लेकिन हुकूमतों ने कुछ कदम उठाने होते हैं और उसका नतीजा 2-3 साल के बाद निकलता है। आपके ख्याल में हुकूमत पाकिस्तान ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कुछ ऐसे कदम उठा लिए हैं क्या कि जिसको हम 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद तवक्को रखें कि इनका नतीजा हमारे सामने आएगा? ये कुछ इदारे बना रहे हों, कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हों, जैसे हम रिफॉर्म्स की बात करते हैं कि जी हम रिफॉर्म्स ला रहे हैं इदारों में, इसके नताइज आप देखेंगे जी 3 साल बाद सामने आएंगे। कुछ ऐसे, यानी मैं कह रहा हूँ कि हम उम्मीद बांधें अभी तक उठाए जाने वाले इकदाम से, या अभी उम्मीद भी कायम करने की पोजीशन में हम नहीं हैं? जी बहुत शुक्रिया। 3-4 पॉइंट्स जो हैं जो मेरे ख्याल में पाइपलाइन में हैं, अगर उनके ऊपर को काम होगा तो लोग खुश होंगे। मसलन पार्लियामान में अगर नुमाइंदगी, जैसे कश्मीर में नुमाइंदगी मिल गई है, अगर पार्लियामान में 4-5 सीटें ओवरसीज को देंगे तो ये बेहतर होगा। डुअल नेशनलिटी के ऊपर अगर कोई फ्रेमवर्क बन जाएगा या कानून साजी हो जाएगी, बेहतर होगा। लैंड रजिस्ट्रेशन 36 अजला में पंजाब में इसके ऊपर काम हो रहा है। अगर लैंड रजिस्ट्रेशन कंप्यूटराइज्ड हो जाएगी, लोगों के बहुत सारे मसाइल जो हैं उनको जमाबंदी, उनके अपने कागजात, रजिस्ट्रेशन मिलना आसान हो जाएगा। ओपीसी पंजाब अच्छे तरीके से काम कर रहा है। अगर कब्जे की अदालतें बन जाएंगी, उसके ऊपर कानून साजी हो जाएगी, तो ओपीसी का जो काम है उसमें इफेक्टिवनेस आ जाएगी। हक़ नुमाइंदगी के ऊपर अगर आप अमेरिका, बरतानिया, यूरोप के लोगों को थिंक टैंक में शामिल करेंगे, ओपीएफ, ओपीसी की एडवाइजरियों में शामिल करेंगे, उनसे सलाह लेंगे, सफारत खाना 1000 लोगों से कम साल में सलाह लेगा, ये बेहतरी पैदा करेगा। आप 1 विंडो शॉप उसके ऊपर जरूर काम करें। जीएसपी प्लस और अब ब्रेग्जिट जो है
इंडिया इसके ऊपर काम कर रहा है। आपकी नर्सें, आपके इंजीनियर, असातिज़ा जो ऑनलाइन काम करने वाले हैं, अगर आप उनको उसके लिए एक वन विंडो पोर्टल बनाएंगे और आपके CWA लोगों को वहां से भर्ती करके यहाँ वर्क परमिट प्रोड्यूस करेंगे, जॉब्स क्रिएट करेंगे, अगर आप इन एडवांस में काम करेंगे, ये नतीजे निकलेंगे। मेरे ख्याल में ग्लास इज हाफ फुल। मैं ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पिछले 10 सालों में काम नहीं किया, ओवरसीज के मामलात में बेहतरियां पैदा हुई हैं, लेकिन अब हम ग्लोबल विलेज का हिस्सा हैं। इंटरनेट के जरिए अब हमें हर चीज का पता चलता है, लाहौर कराची में क्या हो रहा है। तो मेरे ख्याल में इतनी आगाही आने के बाद प्रेशर ज्यादा बढ़ गया है और स्टेक होल्डर्स अब अपने कमर बांध रहे हैं, और रिजवान और यहाँ के लोग, गुलाम हुसैन, बाकी सारे, वो पूछते हैं, सवाल करते हैं और चाहते हैं कि इसके रिजल्ट निकले। तो ये अच्छी बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया। आप उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में बाकी बेहतरी भी होगी। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अमजद मलिक साहब, रिजवान सुलेरिया साहब और गुलाम हुसैन अवान साहब प्रोग्राम में शिरकत के लिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।